Hello everyone, welcome to your ETP class. Today we will know about the factors determining the choice of technique. हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के बारे में। इसके पहले हम लेबर इंटेंसिव के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम किस तरह के टेक्निक्स का यूज करना चाहिए, इसकी सिलेक्शन कैसे करनी है, इसके सिलेक्शन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। जिसमें सबसे पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज। Government policies affect the choice of techniques. If the government intends to increase employment opportunities, not in favor of foreign exchange assistance, it will prefer labor intensive, and government wants maximum production and minimum cost preference will be given to capital assistance. यहाँ सबसे पहला पॉइंट होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। तो किसी कंट्री में अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सबसे पहले उनके वो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करती है और वो चाहती है कि उसके कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अधिक हो, इस कंडीशन में वो लेबर इंटेंसिव पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड अगर कोई कंपनीज ऐसी है जो अधिक कम कॉस्ट में अधिक प्रोडक्शन चाहती है तो वो कैपिटल असिस्टेंस में जाएगी, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव में क्या है, ह्यूज मशीनरी से कम कॉस्ट में अधिक प्रोडक्शन किया जा सकता है, जो कि लेबर इंटेंसिव में पॉसिबल नहीं है। बट लेबर इंटेंसिव में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अधिक होते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह के टेक्निक को यूज करना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज प्रिवेइंग द फैक्टर एंडोमेंट। The technique should suit the effective utilization of available resources for economic use of these scarce resources and encourage the use of abundant resources. इसके बाद में हमेशा टेक्निक्स इस तरह के यूज करने चाहिए जो वहां पे अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज कर सके। ऐसे रिसोर्सेज जो कम मात्रा में मिलते हैं उनको कम यूज किया जाए, एंड इस तरह के रिसोर्सेज को बढ़ावा देना चाहिए इस तरह के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए जो बहुत मात्रा में है एंड आराम से अवेलेबल है। तो जिस तरह की रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का टेक्निक को यूज करना चाहिए। Then the third point is existing technological levels. The technological development process is a slow growth process. Efforts should be made to adopt less capital intensive in the initial stage and change over to more capital intensive slowly. इसके बाद में जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया जाता है तो टेक्निकल डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे होना चाहिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब बिजनेस को शुरू किया जा रहा है तो शुरुआत में कैपिटल इंटेंसिव को ध्यान में रखते हुए इनिशियल स्टेजेस में कम कैपिटल को यूज करना चाहिए एंड धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए कैपिटल को भी बढ़ाया जा सकता है। तो द टेक्नोलॉजिकल लेवल शुड इम्प्रूव स्लोली। उसको धीरे धीरे उसका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होना चाहिए। तो इसके लिए किस तरह की टेक्निक की जरूरत है उसको ध्यान में रख करके टेक्निक को यूज सेलेक्ट करना चाहिए। Then the next is available resources. Technological level of country is governed by available resources along with the particular level of technology. Organizations, skill and natural resources are required. Capital absorption capacities and natural resources are to be considered at the time of choosing a technique. हर कंट्री में और जहां पे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करना है, कोई इंडस्ट्री को शुरू करना है, तो हर कंट्री में अलग अलग तरह की एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बहुत अधिक मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन और स्किल, वहां के जो एम्प्लॉयज के स्किल होते हैं वो एक पर्टिकुलर तरह के होते हैं, एंड वहां जो नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से मिल रही है, इन तीनों बातों को देखते हुए टेक्निक को यूज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी इस तरह की हो जो नेचुरल रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सके एंड कैपिटल का बीच बीच में रुकावट ना हो, कैपिटल की जो फ्लो है वो बहुत सही रहे, एंड टाइम, इसको ध्यान में रखते हुए किस तरह की टेक्निक को यूज करना है, इन बातों को कंसिडर करते हुए टेक्निक को यूज करना चाहिए। देन एक और बात, आगे भी इसके कुछ और पॉइंट्स भी है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, public attitudes, social conditions, capability and skills affect the level of technology. Society should be developed to accept the changes necessary for improvement. Technological advances are to be adjusted as per social and institutional reforms. इसके बाद में हर जगह में जो सोसाइटी है या वहाँ की जो पब्लिक है उनमें इतना स्किल होना चाहिए कि वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी को समझ सके। अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है चेंजेस को, बहुत जल्दी से इम्प्रूवमेंट के चेंजेस को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, देन
ऑर्गेनाइजेशन का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो है वो उसी तरह से एडजस्ट होने चाहिए जिस तरह के टेक्नोलॉजी को सोसाइटी और या सोशल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है उसी के अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी को भी यूज करना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। प्रोफेसर वकील एंड ब्रह्मानंद हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग टू टेस्ट द टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी। इन दोनों प्रोफेसर वकील एंड ब्रह्मानंद ने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिनके आधार पर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को डिसाइड किया जा सकता है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए नए टेक्नोलॉजिकल कितनी उस कंट्री की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, कितना वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये इन बातों पे आधारित होता है। जिनमें पहला है, इट इज प्रिफरेबल टू यूज टेक्निक्स दैट रिक्वायर लेस टाइम टू लर्न देन लॉन्गर। ऐसे टेक्निक्स को यूज करना चाहिए जो कम वक्त में वहां के स्किल लेबर्स जो है वो उसको सीख सके, वर्कर्स जो है उसको कम टाइम में सीख सके। हमेशा इस तरह के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए। देन टेक्निक्स दैट रिड्यूस द gestation period are more suitable to poor countries। इसके बाद में जो पुअर कंट्रीज है, जो डेवलप नहीं है, वो इस तरह के टेक्निक्स को यूज करे जो कि कम टाइम में आराम से वो उसको बना सके या उसको सीख करके उसको इम्प्लीमेंट कर सके। Then the third is techniques that save raw materials or other scarce resources do not meet with so much resistance as those that save labor। इसके बाद में ऐसे टेक्निक्स जो स्केयर रिसोर्सेस को कम यूज करते हैं, रॉ मटेरियल को अधिक सेव करते हैं एंड लेबर को भी सेव करते हैं, इस तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल होना चाहिए। देन टेक्निक्स दैट एनेबल पुअर कंट्रीज टू एक्सपैंड देयर स्टॉक्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज इंक्रीज इन मिनरल्स और लैंड और इलेक्ट्रिसिटी आर मोस्ट वेलकम। इसके बाद में ऐसे टेक्निक्स, पुअर कंट्रीज के ऐसे टेक्निक्स जो उनके प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं लेकिन वहां के मिनरल्स को भी बढ़ा रहे हैं, उसी साथ साथ लेबर और इलेक्ट्रिसिटी को भी बढ़ाते हैं, तो इस तरह के टेक्निक्स को जरूर यूज करना चाहिए। देन अब हम देखते हैं डिफिकल्टीज इन चूजिंग अ टेक्नोलॉजी। किसी टेक्नोलॉजी को चूज करते वक्त कौन कौन सी बाधाएं आती हैं या किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है अडॉप्टेशन ऑफ टेक्निक्स इज जनरली अपोज्ड बाय सोसाइटी एट लार्ज। नए टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के लिए जब अडॉप्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला दिक्कत होता है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है और उसको सबसे बड़ी बाधा होती है कि सोसाइटी ही उसको रोकती है। तो सोसाइटी को समझाना इससे क्या फायदे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते वक्त। इसके बाद में न्यू टेक्नोलॉजीज आर कॉस्टली requiring huge capital not available in developing economy in India। इसके बाद में जो नए टेक्नोलॉजीज होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं एंड उसके लिए बहुत अधिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है जो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो है अफोर्ड करने में उनको बहुत मुश्किल आती है। तो ये एक दूसरा चैलेंज होता है नए टेक्नोलॉजी को चूज करते वक्त। देन लेवल ऑफ एजुकेशन इज लो इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड डिफिकल्ट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। हर डेवलपिंग कंट्री में एजुकेशन लेवल जो है वो काफी कम होता है। इवन कंपेयर टू इंडिया, अदर कंट्री, कोई बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी है जहाँ एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत कम है। इस तरह के कंट्रीज जहाँ एजुकेशन लेवल बहुत कम होता है वहां पर नए टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। Then the fourth point is it is difficult for underdeveloped nations to implement the technologies launched by developed countries। डेवलप्ड कंट्रीज जिस तरह की टेक्नोलॉजीज को मार्केट में लेके आती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को उन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अभी ना तो वैसा एजुकेशन है, ना उनकी कैपिटल इकोनॉमिक कंडीशंस वैसी है, तो उस तरह के हाई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करने में इनको बहुत दिक्कत होती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर फास्ट चेंजेस इन साइंटिफिक नॉलेज and technology which is difficult for underdeveloped countries to adopt। जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे उनकी साइंटिफिक नॉलेज जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती जाती है एंड उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत फास्ट बढ़ती है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को इस तरह के फास्ट चेंजेस को एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी है, कैपिटल प्रॉब्लम्स भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है। इन सब के बीच में
हाई टेक्नोलॉजीज को, साइंटिफिकली जो जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, उस तरह के टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है. At the time of launching of new technologies, underdeveloped countries require services of foreign experts but unable to meet the expenditures. इसके बाद में हाई टेक्नोलॉजीज को जब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है. फॉरेन एक्सपर्ट्स की मदद से ही ये इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेकिन फॉरेन एक्सपर्ट्स को ला करके उनको उनके नॉलेज को यूज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, वो इनके लिए बहुत भारी हो जाता है. डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उस एक्सपेंडिचर को बर्दाश्त करना या उस एक्सपेंडिचर को प्रॉपर ले पाना बहुत मुश्किल होता है. तो इसकी वजह से भी टेक्नोलॉजी को चूज करते वक्त हाई टेक्नोलॉजीज को अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज यूज नहीं कर पाते हैं. Then the next point is, it is not easy to bring change in economic, religious, social and political institutions. Hence difficult to use new technologies in underdeveloped countries. हर कंट्री के अपने इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं, अपने इकोनॉमिक रिलीजियस बातें होती हैं, सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की अपनी सिस्टम होते हैं. उन सबको नए टेक्नोलॉजी को जब लाना होता है, तो इन सबको बदलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब नए टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो पुरानी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, रीजनल कंडीशन है या रिलीजियस कंडीशनल है, सोशल कंडीशन है, इन सबको भी बदलना होता है और इन सबको बदलना बहुत ही मुश्किल है. तो ये सारी बातें हैं जो नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में बहुत ही मुश्किल पैदा करती है. तो इन सबको बदलते हुए इसी के आधार पर नए टेक्नोलॉजीज को यूज करना होता है. इन सबको देखते हुए ही नए टेक्नोलॉजीज को लाना होता है कि किस तरह से हम नए इन सब के प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हुए, डेवलपिंग कंट्रीज इसको कैसे शॉर्ट आउट करती है और नए टेक्नोलॉजी को लेके आती है, एंड डेवलप्ड कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इसको कैसे यूज करेगी. इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए ही नए टेक्नोलॉजी को मार्केट में या अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करना होता है. यहाँ हमारा ये चैप्टर 15 जो है, ये खत्म होता है, फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजीज फॉर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज. नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर शुरू करते हैं. नया चैप्टर आपका है, वी विल गो फॉर द जनरल मैनेजमेंट, बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस. ये हमारा नया चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करते हैं. थैंक यू गर्ल्स.